समीर जी का सवाल है साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 2000 शेयर इनके पास है, खरीद भाव इनका ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। 31 पे खरीदा है इन्होंने जी, 31 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है और लंबे अवधि के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, जब आपने लंबी अवधि के लिए खरीदना था तो 31 पे क्यों खरीदा भाई साहब? ओके, आप अगर इंतजार कर भी सकते हैं मेरे हिसाब से, जब तक 25 रुपये, एक्चुअली 27 रुपये पे सपोर्ट आ जाए, 27 नहीं, सपोर्ट आ जाना चाहिए 28-50 पे ही, 28-25 पे। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि 25 रुपीज़ तक का इसमें रखना चाहिए, चांस लेना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ वो रहता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें इसमें रीड करनी पड़ेंगी। पहला रीड क्या करना पड़ेगा, माइनर हाई लो का, हायर लो का पैटर्न है। दूसरी चीज़ क्या रीड करनी पड़ेगी, 200 डीएमए से 2-2 बार का बाउंस है, तो मज़ाक नहीं है। तीसरी चीज़ क्या रीड करनी पड़ेगी, 50 डीएमए के भी ऊपर निकल गया। सब कुछ ठीक-ठाक इंडिकेशन दे रहा है आपको, तो आपके पास जो है ना आशा की किरण है। तो आपको करना क्या चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क का नेचर क्या है, कितना ले सकते हैं। पहला मिलता है आपको 28 रुपया, दूसरा मिलता है आपको 27 रुपया, तीसरा मिलता है आपको 25 रुपया। 3 रिस्क मैनेजमेंट के लेवल्स हैं। अपना पॉकेट चेक कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट लेवल अप्लाई कीजिए, बढ़ते जाइए आगे। जी, अगर ये लंबे अवधि की बात कर रहे हैं तो इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, अगर इन्होंने चार्ट देखा होगा तो कि भाई जो बात आपने कही कि 2 बार इसने 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। ये 14 मार्च वाला सपोर्ट तो मतलब एकदम मैथमेटिकल प्रिसीजन की तरह से है कि बस वहीं तक छू करके गए और वापस लौटे। उसके बाद फिर आपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी पार किया, 50 डे मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया। जब ये सारे कंफर्मेशन हो गए, उससे पहले आपका एक जो छोटा सा ब्लिप ब्लिप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बड़ी कैंडल बनी थी और वो 30-70-75 के ऊपर थी। तो उसके ऊपर जब निकला तब तसल्ली से इन्होंने 31 पे खरीद लिया। तो क्या ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका इतना गलत भी तो नहीं लग रहा? नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहाँ नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेड के हिसाब से तो खैर एक आध रुपया नीचे भी करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज़ 10% से ज़्यादा ट्रेड में तो रिस्क नहीं ले सकते ना। अभी देखिए 30-31 पे आपने लिया, 10% आप करेंगे तो करीब-करीब 27 रुपये सम पैसा बनेगा। 16, 17, 18% करेंगे तो करीब-करीब 25 रुपये के आसपास बनेगा, रफली मैं कह रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये बैंक में इस लेवल पे आप 10 से 15% के बीच में अपना रिस्क कंटेन कर सकते थे, उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें। और वो कब किया जा सकता था, वो आपको 30 रुपए के ऊपर ही तुरंत किया जा सकता था, 29-60-30 के ऊपर में ही किया जा सकता था। इनफैक्ट दूसरा इसका तरीका ये था जी। कि आपको 2 बार तो ऑलरेडी दे रहा है ये 200 डीएमए पे सपोर्ट, तो आप क्या हाँ, लेकिन कन्फर्मेशन चाहिए? कई बार अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर तो किसी डीलर की तरह बैठा नहीं होता है ना हर समय ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो रिटेल इन्वेस्टर को तो उतना समय लग जाता है डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में। ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठना ही नहीं चाहिए। आपका पूरा डिसीजन, राजीव जी मार्क माय वर्ड, सबके लिए बता रहा हूँ, आपको किसी को भी किसी चीज़ को खरीदने के पहले ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ घर बैठिए, मार्केट क्लोज होने दीजिए, अपने डेटा देखिए, पैरामीटर्स अप्लाई कीजिए, बाई और सेल रेंज डिसाइड कीजिए, स्टॉप लॉस रेंज डिसाइड कीजिए, कल मार्केट ओपन हो उसको लगाइए। ट्रेडिंग टर्मिनल देख के आपको एक ही चीज़ होगी और बड़ी ज़बरदस्त होगी, वो है कन्फ्यूज़न, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ट्रेड मेथोडोलॉजी से कीजिए, ट्रेडिंग टर्मिनल से मत। जी।